हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। आई होप आप सभी की एसएससी सीजीएल के लिए तैयारी अच्छी चल रही होगी। उसी कड़ी में आपके लिए इससे पहले भी मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक वीडियो लेके आया था, जहाँ पे पिछले सालों में पूछे गए सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराने का ट्राई किया था। ठीक है, जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस का ये सब्जेक्ट रहेगा, जहाँ पे अगेन फिर से एक और वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पहले पूछे गए हैं। इनका काफ़ी रोल आपके एग्जाम्स में होता है, एग्जाम की तैयारी में होता है। आपको एक आइडिया लगता है कि कैसे क्वेश्चंस और किन किन एरिया से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है जनरल अवेयरनेस एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट होता है कि पता नहीं चलता कि पूछा कहाँ से जाएगा। ठीक है, तो पेपर पैटर्न को पता करने के लिए और क्वेश्चंस के लेवल को पता करने के लिए आपके लिए अच्छा साधन रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो उसी कड़ी में आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर पता होंगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते चले जाएंगे, नहीं पता रहेंगे तो आप लोगों को यहाँ से मालूम चल जाएगा। और कुछ अन्य चीज़ें जो फैक्ट्स रहेंगे वो आपको बताने का ट्राई करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आज की अपनी वीडियो का रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ और उनका क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स एंड देयर रीजन आर करेक्टली मैच्ड? सुमेलित है, ठीक है, नॉट नहीं है, कौन सा सही मैच्ड है आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन पटकाई हिल्स वेस्टर्न घाट्स, मीजो हिल्स ईस्टर्न घाट्स, सेवरॉय हिल्स वेस्टर्न घाट्स या जावड़ी हिल्स ईस्टर्न घाट्स। तो कौन सा इसमें सही ऑप्शन नहीं है आपको बताना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे भारत का एक मैप दिखेगा, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कुछ अन्य पहाड़ियाँ जो कि आपके एग्जाम से पूछी जा सकती है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऊपर से, यानी कि राजस्थान की तरफ चलते हैं। हिमालय को छोड़ देते हैं, हिमालय को लास्ट में देखेंगे। राजस्थान के एरिया में जब आप यहाँ पे गुजरात के एरिया में आते हो तो गुजरात के बाद इस तरीके से जाओगे आप लोग जब ऊपर की तरफ, तो ये जो हिल्स देखने को मिलती हैं, माउंटेन रेंज बेसिकली इनको बोलते हैं अरावली रेंजेस। ठीक है, उसके बाद आप मध्य प्रदेश में आओगे तो यहाँ पे आपको एक माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विंध्या रेंज। उसके बाद नीचे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे एक माउंटेन रेंज है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा सदर्न एरिया में है, विंध्या के सदर्न में आती है सतपुड़ा, और सतपुड़ा के नॉर्दर्न एरिया में कौन सी आती है आपकी, विंध्या रेंज आती है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक रिवर बहती है, आपको बताना है कि कौन सी रिवर है जो कि साउथ और नॉर्थ इंडिया का एक तरीके से डिवीजन करती है, आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप आएंगे यहाँ पे गुजरात के इस वाले एरिया से नीचे को आएंगे तो ये आपके कौन से होते हैं, वेस्टर्न घाट्स। और यहाँ पे इधर आएंगे वेस्ट बंगाल वाले एरिया से तो ये कौन से होते हैं आपके, ईस्टर्न घाट्स, जो कि तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर में यहाँ पे मिलते हैं। और जहाँ पे ये मिलते हैं वहाँ पे कौन सी हिल्स बनती है, नीलगिरी हिल्स। ठीक है, यहाँ पे कौन सी हिल्स बनती है, नीलगिरी हिल्स। कहाँ पे, जहाँ पे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स का जॉइंट होता है वहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया गया है, पटकाई हिल्स। पटकाई हिल्स वेस्टर्न घाट्स में देखने के लिए नहीं मिलती है। पटकाई हिल्स जो आपको देखने के लिए मिलेगी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, यानी कि जो ये वाला एरिया है यहाँ पे देखने के लिए मिलती है पटकाई हिल्स। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे नागालैंड है, इस बॉर्डर पे जो म्यांमार के साथ बॉर्डर बनाता है यहाँ पे आपको पटकाई हिल्स देखने के लिए मिलती है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न में, यानी कि वेस्टर्न में नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन मीजो हिल्स। मीजो आपको नाम से मालूम चल रहा होगा, मिजोरम। तो मिजोरम वाले एरिया में आपको मीजो हिल्स देखने के लिए मिलती हैं, जो कि बेसिकली हिमालयाज का ही एक्सटेंशन है, उनका ही विस्तार है। तो मिजोरम कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में अगेन, तो ये भी सही ऑप्शन नहीं होने वाला है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया यानी कि मिजोरम यहाँ पे। उसके बाद सेवरॉय हिल्स। सेवरॉय हिल्स यहाँ पे दिया गया है वेस्टर्न घाट्स, जबकि ये वेस्टर्न घाट्स में नहीं बल्कि ईस्टर्न घाट्स में लाई करती हैं। सेवरॉय हिल्स कहाँ पे लाई करती हैं, ईस्टर्न घाट्स में। और ईस्टर्न घाट्स में कहाँ पे, तो तमिलनाडु वाला इलाका है, यहाँ पे देखने के लिए मिलती है कौन सी, सेवरॉय हिल्स। उसके बाद जावड़ी हिल्स। जावड़ी हिल्स वो हिल्स हैं इन ऑप्शंस में से जो कि ईस्टर्न घाट्स में देखने को मिलती है, अगेन तमिलनाडु में ही देखने को मिलता है जावड़ी हिल्स। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 जावड़ी हिल्स विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हिमालय से आपका एक्सटेंशन यहाँ पे नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक देखने के लिए मिलता है, हिमालय का एक्सटेंशन। यहाँ पे कई सारी माउंटेन रेंजेस और हैं जिनको हम लोग सेपरेट वीडियो में पढ़ लेंगे, या फिर आप हमारे इस चैनल के अन्य वीडियोस को चेक करेंगे तो वहाँ पे मैंने सारे के सारे माउंटेन रेंजेस को बताए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 जावड़ी हिल्स का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जावड़ी हिल्स ऑप्शन नंबर 4। ओके, आई होप यू हैव गॉट द आंसर करेक्ट। अब हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बेहद ही ईजी सा है, अम्ल नीले लिटमस का रंग कैसे कलर में बदल देता है? सबसे पहले लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर एक ऐसा पेपर होता है, या लिटमस टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जो कि किसी भी चीज़ की अम्लीयता या क्षारीयता को चेक करने के लिए होता है, यानी किसी भी चीज़ की एसिडिटी या कि कितना वो अम्लीय है, या फिर उसकी एल्केलिटी या एल्केलिनिटी को चेक करने के लिए होता है कि वो कितना क्षारीय है।
ठीक है। अगर हम लोग कहीं भी बात करते हैं ब्लू लिटमस की, अगर पेपर ब्लू लिटमस है, ब्लू लिटमस को अगर हम लोग उसकी अम्लीता चेक करेंगे तो कहाँ बदल जाएगा, रेड लिटमस में बदल जाएगा, यानी इसका कलर कैसा रहेगा, लाल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा था, बचपन से आप लोग इसको पढ़ते चले आ रहे होंगे, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत आई थिंक नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ब्लू लिटमस विल बी चेंज्ड इनटू रेड लिटमस, ओके, फॉर एसिडिक कंडीशंस। अगला क्वेश्चन है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन इज द। भारत के संविधान के तहत संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस, स्पीकर ऑफ द राज्यसभा। आपसे पूछा जा रहा है, अगर हम लोग संविधान की बात करेंगे तो संघ की जो कार्यपालिका रहती है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन रहेगा। जैसे ही शब्द यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लग गया, आपको आंसर करेक्ट पता चल जाना चाहिए, क्योंकि इनमें से कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होगा। देखो, यूनियन होती है, यूनियन की अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, इस तरीके से उनकी कार्यपालिका होती है, ठीक है। कार्यपालिका, विधायिका, प्रेसिडेंट, ये 3 अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो जो कार्यपालिका रहेगी उसका जैसे ही आपको पूछा गया कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आंसर बोल सकते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर, पहली बात तो संविधान में प्राइम मिनिस्टर का जिक्र ऐसे आर्टिकल में कहीं पे भी नहीं किया गया है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द ऐड होते ही आपको प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे डिलीट कर देना था, हटा देना था, क्योंकि पीएम शब्द का यूज नहीं किया गया इस तरीके से कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में। हालांकि ये बोला गया है आर्टिकल नंबर 74 में, देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। संघ की एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, उसके हेड को बोला जाएगा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को यहाँ पे यूज किया गया है, जो कि ऑब्वियसली होती है। इसके हेड को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड को। समझ रहे हैं इस चीज को। और आर्टिकल नंबर 75 बताता है कि इस प्राइम मिनिस्टर को क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। दिस प्राइम मिनिस्टर इज नेवर इलेक्टेड, ओके, दिस प्राइम मिनिस्टर इज ऑलवेज अपॉइंटेड। तो इसको अपॉइंट किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, समझ रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन रहेगा इसका, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति रहेगा, जिसके बारे में आर्टिकल नंबर 52 में बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, जो प्राइम मिनिस्टर रहता है वो किसी भी गवर्नमेंट का हेड होता है, ठीक है। गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, गवर्नमेंट का हेड इज ऑलवेज प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अगर आप लोग स्टेट के हेड की बात करते हैं, स्टेट बोले तो देश, ठीक है। स्टेट मतलब यहाँ पे राज्य की बात नहीं चल रही है। स्टेट का हेड अगर आप लोग बात करेंगे तो इट इज ऑलवेज द प्रेसिडेंट, ठीक है। राज्य जो सरकार होती है, सरकार का हेड हमेशा कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। लेकिन स्टेट का हेड कौन होता है, हमेशा राष्ट्रपति होता है। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस रहता है, ये आर्टिकल नंबर 124 में इसकी बात की गई है कि एक सुप्रीम कोर्ट का होना अनिवार्य है, और उसमें क्या होगा, एक चीफ जस्टिस वहाँ पे जरूर होगा। और जो वर्तमान में चीफ जस्टिस है हमारे भारत के, वो कौन है, DY चंद्रचूड़ है, धनंजय Y चंद्रचूड़ है। इनके फादर भी पहले YV चंद्रचूड़ हमारे देश के CJI रह चुके हैं। इतिहास में भारत के पहली बार हुआ कि फादर सन ड्यू क्या रह चुका है, हमारे देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुका है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, जब भी हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात करेंगे तो हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये गलत होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमेशा उसको बोला जाता है। लेकिन हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस रहेगा उसको हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ही बोलेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ उस स्टेट का नाम नहीं बोला जाएगा, समझ रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए क्या यूज करेंगे आप लोग, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलेंगे, समझ रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन था स्पीकर ऑफ द राज्यसभा। स्पीकर ऑफ राज्यसभा, देखिए राज्यसभा में स्पीकर कभी नहीं होता है, राज्यसभा में क्या होता है, चेयरमैन होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये आंसर ऐसे गलत कर देना था, फोर्थ वाला ऑप्शन, क्योंकि राज्यसभा में क्या होता है, चेयरमैन होता है। और आर्टिकल नंबर 89 में क्या बताया गया है, इसके बारे में बताया गया है, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के बारे में। स्पीकर कहाँ पे होता है, लोकसभा में होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला था आपका राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन of India deals with the recognition of the right to education as a fundamental right। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा के अधिकार की मान्यता से संबंधित है। जो शिक्षा का अधिकार है उसको मौलिक अधिकार कौन सा आर्टिकल बनाता है, आपको ये बताना है, ठीक है। देखिए पहले एक्चुअली शिक्षा का अधिकार हमारे संविधान में एक मौलिक अधिकार के तौर पे नहीं हुआ करता था, लेकिन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 2002 में।
ठीक है। तो जब वो अमेंडमेंट किया गया तो उसके बाद शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था, और जिस आर्टिकल में इसको जोड़ा गया दैट इज आर्टिकल नंबर 21A। आर्टिकल नंबर 21A स्टेट्स दैट कि 6 से 14 ईयर्स तक के जो बच्चे रहेंगे उनको शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा, और जो स्टेट है वो उनके शिक्षा के अधिकार को क्या करेगा, बनाए रखेगा, और जिस तरीके से चाहे उनको वो शिक्षा वहाँ पे देने का उसका दायित्व है वो करेगा उसको, और जिस तरीके से उस तरीके से स्टेट उसको एजुकेशन प्रोवाइड करा सकता है। तो आर्टिकल नंबर 21A बोलता है 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार रहेगा। कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया, 2002 का 86th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था जिसके तहत इसको जोड़ा गया था। आर्टिकल नंबर 300 बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दिस इज अबाउट राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। पहले ये अधिकार हमारे संविधान के मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स में ही हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको यहाँ से हटा दिया गया। जब 1978 में 44th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया तो उस समय पे इसको एक फंडामेंटल राइट होने से सीज कर दिया गया, और उसके बाद इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में डाल दिया गया और इसको 300A में रखा गया, ठीक है। आर्टिकल नंबर 300A जो कि एक संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी। जो सरकार है, स्टेट है, यूनियन है, वो किसी भी तरीके से आपको आपकी प्रॉपर्टी से वंचित रख सकती है, मतलब प्रावधान उसके ला सकती है, इसीलिए ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आपका फंडामेंटल राइट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट चाहे तो किसी तरीके से लॉ बना करके आपको आपकी प्रॉपर्टी से वंचित किसी रीजन से किया जा सकता है, क्योंकि आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इट इज इन द आर्टिकल 300A, ठीक है। आर्टिकल नंबर 20 क्या बोलता है, मान लो कोई ऑफेंस हुआ किसी व्यक्ति से और उस ऑफेंस के संदर्भ में उसको क्या किया गया, कन्विक्ट किया गया। अब वो कन्विक्शन में है तो कन्विक्शन में उसको सिक्योरिटी सेफ्टी प्रदान करनी है, प्रोटेक्शन उसको देना है। तो दिस आर्टिकल 20 इज अबाउट दिस ओनली, ठीक है। कोई व्यक्ति है जो कन्विक्शन में है, कन्विक्शन फॉर द ऑफेंसेस है, और कन्विक्शन में उसको क्या करना है, वहाँ पे सेफ्टी यानी प्रोटेक्शन उसको देना है। तो ये बात आर्टिकल नंबर 20 में की गई है। और जो आर्टिकल नंबर 33 है, आर्टिकल नंबर 33 क्या बोलता है कि गवर्नमेंट जो है क्या पार्लियामेंट के पास इसमें पावर्स दी जाती हैं, जो पार्लियामेंट है बेसिकली उसके पास पावर्स हैं कि वो आपके जो इस पार्ट में जो आपका फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक का, इस पार्ट में जितने आर्टिकल्स हैं उनसे संबंधित लॉज, उनके एप्लीकेशन से संबंधित लॉज वो अपने हिसाब से बना सकती है, क्योंकि किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए। आर्टिकल नंबर 33 में इसको बताया गया, ठीक है। ध्यान रखना, उनकी एप्लीकेशन से संबंधित लॉ बना सकती है, उनसे संबंधित लॉ नहीं बना सकती, जो आर्टिकल्स यहाँ पे है। फंडामेंटल राइट्स आपके लिए हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 33 ये बताते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, किस आर्टिकल में इसकी बात की गई है, तो आर्टिकल नंबर 21A यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आर्टिकल नंबर 21A। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, फाहियान, ये जियान नहीं बल्कि फाहियान है, ठीक है, एक मिनट रुकेंगे। तो जो फाहियान है, फाहियान बिगेन हिज जर्नी बैक होम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। फाहियान जो कि एक चाइनीज यात्री हुआ करता था, बेसिकली ये एक चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम था, ठीक है, बुद्धिस्ट पिलग्रिम था। तो एक चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम था जो चाइना से भारत आया था फाहियान। ये 399 CE में आया हुआ था, आप सभी को पता है, आज से लगभग 1300 साल पहले 399 में आया था हमारे भारत में। उस समय पे भारत में कौन थे, चंद्रगुप्त सेकंड का यहाँ पे रूल हुआ करता था, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड। अब जो फाहियान है ये भारत में आया, नालंदा में आया था, यहाँ पे शिक्षा वगैरह भी ली थी इसने, और उसके बाद ही वापस चले गया था। लेकिन ये नालंदा से वापस नहीं गया था, नालंदा तो बिहार में है ऑब्वियसली, सभी को पता होगा, नालंदा से वापस नहीं गया था। उसके बाद ये बंगाल में आया। अब बंगाल में कुछ मर्चेंट्स के साथ यहाँ से ये वापस हुआ था। तो नालंदा से बेसिकली वापस गया था अपना काम वगैरह जो भी है खत्म करके, लेकिन वापसी इसने कहाँ से करी थी, बंगाल से करी थी, कुछ मर्चेंट्स के साथ शिप में बैठ के यहाँ से वापस गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, बंगाल इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि एक बुद्धिस्ट पिलग्रिम हुआ करता था। चंद्रगुप्त सेकंड है, चंद्रगुप्त फर्स्ट जो हुआ करते थे, इन्होंने क्या उपाधि ली थी, महाराजा धीराज। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, महाराजा धीराज यानी कि किंग्स ऑफ द किंग, महाराजा धीराज की उपाधि किसने ली थी, ये उपाधि ली गई थी चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा। चंद्रगुप्त सेकंड किसके बेटे हुआ करते थे, समुद्रगुप्त का बेटा ये हुआ करता था, ठीक है। इतनी जानकारी आपको यहाँ पे होनी चाहिए थी, और आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर C, बंगाल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द न्यूज प्रिंट सेक्टर इन अ कंट्री इज गवर्न बाय विच ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग। इन चारों में से किस ऑर्डर से हमारे देश का जो समाचार पत्र है, समाचार पत्र क्षेत्र है, उसको गवर्न किया जाता है, आप सभी को बताना है। देखिए सब पहले जो ये न्यूज
प्रिंट सेक्टर है, इसको इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर इसके एम्बिट में ही आया करता था 1955, ठीक है। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के तहत इसको लाया गया था, इसके अंदर ये लाई किया करता था। और जो उस समय पे न्यूज़ प्रिंट कंट्रोल ऑर्डर 1960 आई थिंक 2, इसको एक बार चेक कर लेंगे 2 या फिर 4 है, 1962 1964, ठीक है, इन दोनों में से एक था। न्यूज़ प्रिंट NCO 1962-1964 है, जिसके तहत इसको यहाँ पे कंट्रोल बेसिकली गवर्न किया जाता था और ये इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के एम्बिट में लाई किया करता था। लेकिन बाद में 2004 में लाया गया न्यूज़ प्रिंट कंट्रोल एक्ट या ऑर्डर 2004 लाया गया, जिसमें इसको इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया इसको, और इसको फिर गवर्न किया जाने लगा न्यूज़ प्रिंट कंट्रोल ऑर्डर 2004 से इसको कंट्रोल किया जाने लगा। इसमें बेसिकली शेड्यूल से शेड्यूल 1, 2, 3 इस तरीके से हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल में न्यूज़पेपर प्रिंट करने वाली मिल्स को रखा गया है, रजिस्टर करने की बात वहाँ पे की गई है कि जो भी इनको प्रिंट करेगा उन मिल्स को शेड्यूल 1 में रजिस्टर किया जाएगा और उनको वहाँ पे एक्साइज ड्यूटी या कुछ ऐसी चीज़ों से वहाँ पे क्या किया जाता है, हमेशा एग्जेम्प्ट किया जाता है। जो भी मिल्स शेड्यूल 1 में इस 2004 के ऑर्डर के शामिल हैं उन सभी को एक्साइज ड्यूटी से एग्जेम्प्ट रखा जाता है। समझ रहे हैं, न्यूज़पेपर कंट्रोल ऑर्डर 2004 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, रेड क्लिफ लाइन सेपरेट इंडिया विथ विच कंट्री। अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हमारे भारत, आप सभी को पता होगा, यहाँ पे ऊपर जाएंगे ये इस तरीके से एक रफ आइडिया लेवल्स का, ठीक है, ये हमारा भारत और यहाँ पे रेड क्लिफ लाइन इंडिया को, यहाँ पे पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान को इंडिया से सेपरेट करती है, दैट इज रेड क्लिफ लाइन, ओके। उसके बाद यहाँ चाइना है, ठीक है, चाइना को इंडिया से जो अलग करती है दैट इज मैकमोहन, बहुत लोग इसको मैकमोहन बोलते हैं, मैकमोहन नहीं, मैकमोहन लाइन, ठीक है, मैकमोहन। उसके बाद यहाँ पे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान को इंडिया से जो अलग करती है दैट इज ड्यूरंड लाइन, ठीक है। 3 लाइन्स आपको याद रखनी है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो उसको सेपरेट करती है दैट इज रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, और चाइना और इंडिया के बीच मैकमोहन लाइन, अफगानिस्तान और इंडिया के बीच ड्यूरंड लाइन आपको देखने के लिए मिलेगी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। बेहद ईजी क्वेश्चन था, कुछ समझाने लायक इसमें नहीं था। मैग्मा के ठंडा होने और क्रिस्टलीकरण से निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान बनती है। देखो मैग्मा क्या है, बेसिकली जो आपके हमारे पृथ्वी के सरफेस के अंदर लिक्विड रॉक्स होती हैं जो बहुत गर्म होती हैं, दैट इज मैग्मा। अब अंदर जो क्रियाएं होती रहती हैं उसके बाद मैग्मा विस्फोट होकर ज्वालामुखी से बाहर निकल के आता है। मान लो ये सरफेस, ठीक है, ये है क्या आपकी सरफेस, अंदर मैग्मा बना, ज्वालामुखी विस्फोट, और ज्वालामुखी क्या है, एक ऐसा मुख जहां से ज्वाला बाहर निकल के आती है, दैट इज ज्वालामुखी। ज्वाला क्या है, अंदर का मैग्मा, जो गर्म मैग्मा है दैट इज ज्वाला, और जिस मुख से बाहर निकलेगी ज्वालामुखी कहलाएगा, यानी कि ये क्या है, ज्वालामुखी, जो क्रेटर भी बेसिकली बोलते हैं। यहाँ से मैग्मा बाहर निकलेगा। अब जैसे यहाँ से मैग्मा बाहर निकलता है तो मैग्मा बाहर निकलने के बाद यहाँ पे चट्टान, जब ये ठंडा होगा, मैग्मा सरफेस पे आ गया, ठीक है, ये सरफेस पे आ गया, तो कुछ समय बाद ये ठंडा होगा, और ठंडा होने से यहाँ पे जमा होते रहेगा और यहाँ पे क्या बन जाएंगी, चट्टानें बनेंगी। तो एक चट्टान बनी जो मैग्मा बाहर निकला और ठंडा हुआ, उसके बाद चट्टान बनी, जिसको क्या बोलेंगे, वॉल्केनिक। बेसिकली मैग्मा के ठंडा होने से क्या चट्टानें बनती है, इग्नियस रॉक्स बनती हैं, आग्नेय चट्टानें बनती है। अब ये आग्नेय चट्टान 2 तरीके की होती है, एक जो ज्वालामुखी ठंडा होने से बनी सरफेस पे, दैट इज वॉल्केनिक रॉक्स, ठीक है, वॉल्केनिक यानी कि ज्वालामुखी रॉक्स क्यों बोला गया, क्योंकि मैग्मा जब बाहर निकला, बाहर निकल के ठंडा हुआ, तो इसके ठंडा होने से सरफेस पे चट्टान बनी, दैट इज वॉल्केनिक रॉक्स। लेकिन अब ये मैग्मा कभी कभी क्या होता है, अंदर ही ठंडा हो जाता है, सरफेस के अंदर ही ठंडा हो गया, यहीं पे इसका क्रिस्टलीकरण हो गया और यहीं पे इसकी चट्टानें बन गई सरफेस के अंदर। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली इनको ही क्या बोला जाता है, एक तरीके से जो इनका नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, कुछ सेकंड चट्टान होती है, ठीक है, एक वॉल्केनिक होती है, सेकंड का नाम अभी भूल रहा हूँ, आगे याद आएगा तो आपको बता दूंगा, ठीक है। वैसे प्लूटोनिक भी इनको बोला जाता है एक तरीके से, दूसरा नाम भी सब कुछ होता है, ठीक है। तो एक तो वॉल्केनिक हो गई, दूसरी ये वाली रहेंगी जो चट्टान जो सरफेस के अंदर बनेगी, जैसे प्लूटोनिक बोलते हैं उसको, और सेकंड नेम भी कुछ है उसका, भूल रहा हूँ अभी, आपको आगे आके बता दूंगा, ठीक है। तो सेकंड, तो 2 तरीके की चट्टान बनेगी मैग्मा के ठंडा होने से, एक जो सरफेस से बनेगी वॉल्केनिक, एक जो सरफेस के अंदर बनेगी प्लूटोनिक, ठीक है। तो इनमें से जो आंसर इसका होने वाला है ना 1, 2, 3 और 4, इसका आंसर आपको पहले बता देता हूँ, इसका आंसर होगा ग्रेनाइट चट्टान। अब जो ग्रेनाइट चट्टान बनेगी, ये चट्टान सरफेस के अंदर बनेगी, ठीक है, ये वॉल्केनिक वाली नहीं रहेगी, ये वॉल्केनिक नहीं रहेगी, ये सरफेस के अंदर मैग्मा के ठंडा होने से बनेगी सरफेस के अंदर। इग्नियस रॉक है, लेकिन इग्नियस वॉल्केनिक रॉक नहीं है, इग्नियस प्लूटोनिक आप लोग इसको बोल सकते हैं, सरफेस के अंदर बनेगी यहाँ पे,
ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट रॉक हो जाएगा, जो मैग्मा के ठंडा होने से बनती है। मैग्मा का ठंडा होना दो तरीके से हो सकता है, या सरफेस के बाहर या सरफेस के अंदर। सरफेस के बाहर बनेगा तो वोल्केनिक, सरफेस के अंदर बनेगा तो प्लूटोनिक इसको बोला जाएगा। ठीक है, इंटेंसिव भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इंटेंसिव भी बोलते हैं इसको, यहाँ पे अंदर वाली को इंटेंसिव नाम बोलते हैं, और दूसरा वॉल्केनिक होती है। तो ये ग्रेनाइट वाली कौन सी रहेगी आपकी? सरफेस के अंदर वाली इंटेंसिव रहेगी या प्लूटोनिक रहेगी। ग्रेनाइट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who among the following was the founder of विश्व भारती यूनिवर्सिटी? विश्व भारती यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे? बेहद सिंपल सा आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रविंद्रनाथ टैगोर। कुछ इसमें समझाने जैसा नहीं, स्टैटिक क्वेश्चन है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी के संस्थापक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। डैश में सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी को महिलाओं को आंदोलन में शामिल होने की अनुमति देने के लिए राजी किया। देखिए, इनमें से कौन सा मूवमेंट था जिसमें सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी को बोला कि आप लोग इस आंदोलन में महिलाओं को भी शामिल कीजिए, केवल पुरुषों तक इसको मतलब पुरुषों तक इसको लिमिटेड मत रखो। किसने बोला था? इसमें बोला गया था सरोजिनी नायडू के द्वारा। और कौन से आंदोलन की बात चल रही है? सॉल्ट सत्याग्रह, जो कि 1930 में हुआ था। दांडी मार्च स्टार्ट किया गया था नमक कर के लिए। ब्रिटिशर्स ने बोला था कि नमक यहाँ पे इंडियंस नहीं प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन इसको ही तोड़ने के लिए, और जो सॉल्ट टैक्स लगाया गया था इसको तोड़ने के लिए क्या किया गांधी जी ने? दांडी मार्च स्टार्ट किया था, मार्च के महीने में किया था। ठीक है, 1930 में स्टार्ट हुआ था। इसमें सरोजिनी नायडू ने बोला था कि महिलाओं को भी इस आंदोलन में शामिल किया जाना चाहिए, केवल पुरुषों तक इसको सम्मिलित या पुरुषों तक इसको लिमिटेड नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 7 अगस्त 1942 को क्या किया गया था? इसको स्टार्ट किया गया था। उसके बाद चंपारण, जो कि 1917 में इसको स्टार्ट किया गया था। नॉन कोऑपरेशन यानी कि असहयोग आंदोलन 1920 में इसको स्टार्ट किया गया था। बाद में इसको बंद कर दिया क्योंकि चौरी चौरा कांड यहाँ पे हो गया था। सॉल्ट सत्याग्रह, नमक कानून तोड़ने के लिए 1930 में इसको स्टार्ट किया गया था। ध्यान रखेंगे, सरोजिनी नायडू के साथ एक और महिला थी जिन्होंने यहाँ पे इसी चीज़ के लिए बोला था कि महिलाओं को यहाँ पे अलाउ करो। आपको बताना है कि उनका नाम क्या है, बहुत ही फेमस है। उनका नाम बताएंगे। सेकंड वुमेन कौन थी जिन्होंने बोला था कि महिलाओं को इसमें अलाउ किया जाना चाहिए? सॉल्ट सत्याग्रह इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी वॉज इम्पोज ऑन अवध इन। अवध में सब्सिडरी अलायंस यानी कि सहायक गठबंधन संधि कब लागू की गई थी? सहायक गठबंधन इन स्टेट्स का बनाया जाना था, तो उसके लिए संधि लागू की गई थी। अवध में कब की गई थी आपको बताएं। सबसे पहले जो बंगाल के नवाब हुआ करते थे उन्होंने, नहीं सॉरी, हैदराबाद के निजाम थे। हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले संधि को साइन किया था। उन्होंने बोला था कि हाँ, हम लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं। 1800 की बात है जब हैदराबाद इसमें क्या हुआ था, इसमें शामिल हो गया था। उसके बाद 1801 में क्या हुआ था कि ये जो अवध है इस पर ये सहायक गठबंधन संधि को लागू किया गया था। ठीक है, उसके बाद ये भोंसले पे और अलग अलग जगह पे इसको लागू कर दिया गया था। भोंसले पे, हैदराबाद पे तो पहले ही हो चुका था। अलग अलग स्टेट्स में इसको लागू किया गया था उस समय के प्रोविंशियल स्टेट्स पे, लेकिन अवध पे पूछा जा रहा है, अवध पे कब किया गया था? 1801 में इसको किया गया था। टीपू सुल्तान ने, जो कि मैसूर के सुल्तान थे, सम्राट थे, सुल्तान नहीं थे, तो टीपू सुल्तान ने इसको मना कर दिया था, लेकिन बाद में वहाँ पे इसको मैसूर को भी इसमें शामिल कर दिया गया था। ठीक है, टीपू सुल्तान नाम है लेकिन सुल्तान नहीं हुआ करते थे। ठीक है, चलो 1801 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे 12-13 क्वेश्चंस थे। जो बाकी क्वेश्चंस रहते हैं उनमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रहते हैं जो पेपर में आते हैं आपके, कुछ डांस और कुछ आपके जो सॉन्ग्स होते हैं, क्लासिकल सॉन्ग्स, डांस, अवार्ड्स, ऑनर, जो स्टैटिक पार्ट रहता है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं जो बेसिकली करंट से रिलेट करते हैं। करंट में जो भी चीज़ चल रही है, कुछ ऑब्जर्वरीज रहती हैं, तो वहाँ से जो भी चीज़ें एसोसिएट करके बना सकते हैं स्टैटिक पार्ट, इसको वहाँ से बनाया जाता है। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया जो कभी चेंज नहीं होने वाले, जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो कि आपको पढ़ना पड़ता है, और ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं आगे। ठीक है, बाकी जो करंट अफेयर्स, डांस, सॉन्ग्स ही हैं, आपको अन्य वीडियोज़ के माध्यम से ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कराए जाएंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी आपको हमारा टेलीग्राम चैनल इसको ज्वाइन कर लेना है, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे ताकि आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ पे हमेशा मिलता रहे। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड बी 50% फास्टर। थैंक यू।